हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय सेल्फ अभिषेक द्विवेदी। और आज का वीडियो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 1 होने वाला है, जिसमें हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। बिना लेट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के नोट्स को टेलीग्राम सेक्शन पे जाकर परस्यू कर सकते हो, और साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ आप नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। बिना देर किए हम लेक्चर को परस्यू कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दैट मीन्स कि हम मैटर के दो नेचर के बारे में पढ़ेंगे और रेडिएशन के दो नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि रेडिएशन को हम लाइट भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि लाइट के हम दो नेचर के बारे में पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में, और हम मैटर के भी दो नेचर के बारे में पढ़ रहे होंगे। इन सब चीजों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करता हूँ। लेट्स प्रोसीड द सेशन। ये रही हमारी स्लाइड, और हमारा फर्स्ट पार्ट जैसा हमने बोला कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दैट मीन्स रेडिएशन जिसको हम लाइट भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी पार्ट हो गया हमारा मैटर। रेडिएशन जिसको हम लाइट भी बोलते हैं, मैटर। और दैट मीन्स कि इस चैप्टर में हम रेडिएशन और मैटर के दो नेचर के बारे में बात करेंगे। और वो दो नेचर कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि रेडिएशन ऑफ लाइट का मतलब हुआ एक नेचर हो गया उसका वेव नेचर, और दूसरा नेचर हो गया पार्टिकल नेचर। दैट मीन्स कि रेडिएशन ऑफ लाइट के भी दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। यही पॉइंट कहता है इस चैप्टर के लिए कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और सेकेंडरी पार्ट की बात करते हैं कि मैटर, तो मैटर के भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एक पार्टिकल नेचर शो करता है और एक वेव नेचर शो करता है। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूंगा कि सपोज दैट जैसे रेडिएशन ऑफ लाइट हो, तो आप सबने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा होगा, वेव ऑप्टिक्स में, कि कैसे लाइट एक वेव है, उसमें आपने डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रूप से आपने पढ़ा होगा कि वो लाइट हमारी वेव नेचर को शो करती है। दैट मीन्स कि ये प्रूफ तो हमें पता है कि रेडिएशन ऑफ लाइट एक वेव नेचर है, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता है कि रेडिएशन ऑफ लाइट एक पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो इस चैप्टर में हम मैक्सिमम डिस्कस कर रहे होंगे कि रेडिएशन ऑफ लाइट एक पार्टिकल नेचर को कैसे शो करता है। दैट द रीजन कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैटर तो आप जानते हो कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैज सम स्पेसिफिक मास, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। मैटर की डेफिनेशन तो यही होती है, एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग अस, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। ये चेयर, ये टेबल, एंड द लैपटॉप, एंड एवरीथिंग, योर नोट्स, योर पेन, एवरीथिंग आर मैटर। और आपको पता है ये सारी चीजें एक पार्टिकल से बनी हुई है। दैट मीन्स कि हमें पता है कि मैटर्स पार्टिकल्स नेचर होता है, लेकिन आपका मैटर वेव नेचर भी शो करता है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैटर भी एक वेव नेचर को शो करता है। फिर से हम इन स्लाइड्स को परस्यू कर रहे हैं आपसे। सपोज दैट रेडिएशन ऑफ लाइट का वेव नेचर तो आपने पढ़ रखा है, और पार्टिकल नेचर तभी प्रूफ हो सकता है कि जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता हो। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पार्टिकल नेचर रेडिएशन ऑफ लाइट का कैसे प्रूफ हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ हुआ। ठीक है, दैट द रीजन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेकेंडरी बात कर लेते हैं कि मैटर। तो मैटर के पास भी दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अब सपोज दैट कि हम बात कर लेते हैं कि कोई एक मैटर है, तो उसका छोटा सा पार्टिकल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। भाई सभी को पता है कि अगर एक कोई मैटर है तो उसको छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि एक डिफ्रैक्शन जैसा फेनोमेना शो कर रहा था। डिफ्रैक्शन एक फेनोमेना इलेक्ट्रॉन ने शो किया, और ये डिफ्रैक्शन जो शो किया उसको प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर इफेक्ट ने। एक साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर इफेक्ट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि हमारा जो क्या कहते हैं कि मैटर है, ये पार्टिकल नेचर को वेव नेचर को भी शो करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपसे सिर्फ बता देना चाहता हूं कि हमारा मैटर एक वेव नेचर कैसे हुआ। तो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारा एक डिफ्रैक्शन फेनोमेना शो करता है, और ये डिफ्रैक्शन फेनोमेना जो शो करता है उसको प्रूफ दिया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। दैट्स द रीजन हमने बोला कि मैटर भी एक वेव नेचर को शो करता है। ये पॉइंट होता है मैटर के लिए। और रेडिएशन ऑफ लाइट के लिए वेव नेचर में आपने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सपोज दैट आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो स्लिट होती है, उसमें से लाइट पास कराई जाती है, जो कि जाके एक जगह इंटरफेरेंस बना रहे होते हैं। दैट्स द रीजन हम बोलते हैं कि एक वेव नेचर को शो कर रहा है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमें पता चला कि रेडिएशन ऑफ लाइट एक वेव नेचर है। और आपने यहाँ पे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, और आपने यहीं पे पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो दीज ऑल आर द फेनोमेना जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो है
रेडिएशन ऑफ लाइट एक वेव नेचर शो करती है। तो हमने वेव ऑप्टिक्स में ये सारी चीजें क्लियर करी है, लेकिन पार्टिकल नेचर कैसे शो करती है उसके लिए हम इसको डिस्कस करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ना होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सो पॉइंट ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब प्रूफ हो सकता है, जब हम नेचर ऑफ लाइट को क्या मान लें, पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी प्रूफ हो सकता है कि जब हम नेचर ऑफ लाइट को क्या मान लेते हैं, पार्टिकल मान लेते हैं। अब ये चीजें कैसे होती हैं हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो देखिए क्या हुआ कि आप आइजैक न्यूटन सर का नाम सभी ने सुन रखा होगा। सो वेव ऑप्टिक्स में उनकी कुछ एक थ्योरी थी, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि लाइट जो है 1675 में ही एक पॉइंट आया कि न्यूटन ने एक अपनी वहां पे थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर, उन्होंने क्या बोला था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। और वो लाइट को उन्होंने जब इसको पार्टिकल बोला था तो उस पॉइंट पर उन्होंने क्या बोला था कि कार्पस्कुलर थ्योरी बोला था। कार्पस्कुलर थ्योरी एक थी उनकी। अब ये क्या होती है मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी नाम की एक चीज, दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास लाइट होते हैं, जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं, उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स फोटॉन को हम बोलते हैं कार्पस्क्यूल्स। तो दैट्स द रीजन कि न्यूटन ने बोला था कि उन्होंने एक कार्पस्कुलर थ्योरी दी कि हर एक रे ऑफ लाइट हमारा फोटॉन एमिट करता है और उस छोटे पार्टिकल्स फोटॉन को हम बोलते हैं कार्पस्क्यूल्स। तो न्यूटन ने ये पॉइंट को डिसाइड करके उसी टाइम पे 1675 में बता दिया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम लगभग लोग 100 साल तक ये चीजें मानते गए कि हाँ भाई लाइट एक पार्टिकल नेचर है। आफ्टर दैट क्या होता है कि 1801 की बात है। यहाँ पे वाईडीएससी आपने सुन रखा होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका वेव ऑप्टिक्स में किया गया है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ तो यहाँ पे 3 फेनोमेना देखे गए। एक हुआ आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, ये तीनों फेनोमेना है आपके। एक हुआ यहाँ पे इंटरफेरेंस, और फिर यहीं से आपका एक शो करता है डिफ्रैक्शन, यहीं पे डिफ्रैक्शन भी हुआ, और यहीं से आपका एक पॉइंट और आया पोलराइजेशन। दैट मीन्स कि आपके 3 फेनोमेना यहाँ पे हुए, और ये तीनों फेनोमेना से ये पता लगाया गया कि हमारे जो है रेडिएशन ऑफ लाइट हमारा क्या है, वेव नेचर शो कर रहा है। तो उस टाइम पे न्यूटन को उतनी वैल्यू नहीं दी गई कि भाई अगर उन्होंने एक टाइम में न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बता रखा था कि पार्टिकल्स जो हमारे रेडिएशन ऑफ लाइट होते हैं ये पार्टिकल्स इमिट करते हैं, तो उस पॉइंट को थोड़ा सा निगेशन ले लिया गया। तो 1801 में जब वाईडीएससी वाला एक्सपेरिमेंट सारी चीजें हुई तो फिर से वो उन्होंने रेडिएशन ऑफ लाइट को एक वेव नेचर मान के स्टडी होने लगा। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आपके कंडक्ट हुए वाईडीएससी से, इंटरफेरेंस आया, डिफ्रैक्शन आया, पोलराइजेशन आया, तो ये सारी चीजों से एक चीज तो हमें क्लियर हो गया, डायरेक्टली क्लियर ये हो गया कि हमारी जो कंफर्म ये कर दिया गया कि जो हमारी लाइट है वो कैसा नेचर शो कर रही है। यहाँ पे कंफर्म हो कि हमारी जो लाइट है वो एक वेव नेचर शो कर रही है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये बता दिया गया कि भाई ये सारी चीजें हमें किस चीज को बता रही है कि एक वेव नेचर को शो कर रही है। सो पॉइंट यहीं से आ जाता है कि भाई अगर ये हमारे वेव नेचर को शो कर रहे हैं तो हम रेडिएशन ऑफ लाइट को पार्टिकल नेचर से कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे एक पॉइंट हमारा और डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि पार्टिकल नेचर के लिए हमने जो भी चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो चीजें क्या हो सकती हैं। ओके, सो बिना लेट किए मैं स्लाइड को यहाँ पे ऐड करके आपको शो करना चाहता हूँ। हाँ, तो आ गया हमारा। तो लगभग 1905 में भाई 1801 में आपका वाईडीएससी आया, और लगभग 1675 में आपका न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी आया था, जो कि फिर से पार्टिकल बताया था। लेकिन फिर से 1801 में वाईडीएससी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमें पता चला कि रेडिएशन ऑफ लाइट एक वेव नेचर को शो करती है। आफ्टर दैट 1905 में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना आया। अब सबको यहां से ये खुशी हो रही होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमारा रेडिएशन ऑफ लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि रेडिएशन ऑफ लाइट कैसे पार्टिकल नेचर को प्रूव करती है। सो इसके बारे में हम इस डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए 1905 में जो फोटो इलेक्ट्रिक बारे में प्रूफ हुआ, इसका क्रेडिट गया एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, सभी ने नाम सुन रखा होगा इनका। ये क्रेडिट किसको गया? एल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए इसके पीछे कई साइंटिस्ट ने वर्क किया था, लेकिन मेन फोकसली ये मतलब श्रेय गया एल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ कि इन्होंने इसको एक्सप्लेन करके बताया कि हमारी लाइट जो है, अगर लाइट हमारी पार्टिकल नेचर है तभी तो
पार्टिकल नेचर की वजह से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ हुआ, और वो प्रूफ होने की वजह से हमने बता दिया कि लाइट के पास दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। दैट द रीजन कि हम जो है वहां पे ऐड कर रहे थे आपका कि रेडिएशन ऑफ लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। सो यहां से आपने देखा कि ये क्रेडिट चला गया एल्बर्ट आइंस्टीन को। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हम डिस्कस करेंगे कि सपोज दैट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो उसके बारे में हम क्या क्या चीजें आपको बता सकते हैं, वो चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो ये टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक से जेई नीट सीईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सो दैट द रीजन कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे, और सभी लोग कंसंट्रेट करके इस टॉपिक को समझिएगा। अब सपोज दैट मेरा ये पार्ट हुआ कि अगर हमारे पास कोई सा भी मेटल सरफेस, ओके, सपोज दैट आपको फिगर दिख रहा होगा कंटिन्यूअसली, आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को फिगर ड्रा करके उसके बाद मैं यहाँ पे जो चीजें ड्रा करूंगा आप देख सकते हो। तो सभी को यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा कि ये जो शेप में है ये हमारा एक क्या है, मेटल सरफेस इसको बोल रहे हैं। मेटल सरफेस मतलब कोई एक मेटल का बना हुआ सरफेस। अब आप सभी को पता है कि अगर कोई एक मेटल है तो मेटल में आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं मेटल के पास। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहां रखे हुए, सॉरी, तो हमें क्या करना है कि हमें कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि कोई एक रे ऑफ लाइट गिरानी है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या मतलब है, ये आपको भारी भारी सा लग रहा होगा, इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। दैट मीन्स कि रेडिएशन ऑफ लाइट, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं कि रेडिएशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ नहीं है, ये एक रेडिएशन ऑफ लाइट है, मतलब कोई लाइट की रेडिएशन है, ये एक रेडिएशन ऑफ लाइट है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ओके। और आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ कम होगा, भाई इतना तो पता है ना, इतना तो जान रहे होगे आप लोग कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ कम। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हाई जो रेडिएशन ऑफ लाइट को ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ले रहे हैं और वेवलेंथ कम। मतलब ये आपको जो जिग जैग पार्ट में ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे गिराया जा रहा है, ये सारी चीजें, यही हमारी क्या है, रेडिएशन ऑफ लाइट, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस मेटल सरफेस पे गिराया जा रहा है। अब और ये मैं आपसे एक कैरेक्टरिस्टिक भी बता दे रहा हूं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आप क्या करोगे कि जैसे इस रेडिएशन ऑफ लाइट को आप इस मेटल सरफेस पे गिरा रहे होगे, तो जैसे ही वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजेक्ट होंगे, मतलब कि इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। और मैक्सिमम आप जितने अमाउंट का आप बढ़ा रहे होगे, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा कर रहे होगे उतना ज्यादा फोटॉन्स इस पे गिर रहे होंगे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे होंगे और वो फ्लो कर रहे होंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं हम उसको क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से इमिट हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन, इसमें मैंने लिख भी रखा है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। जब कभी भी आपका रेडिएशन ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो और वेवलेंथ कम हो, वो इंसिडेंट कर रही हो किसी मेटल सरफेस पे, और जब वो मेटल सरफेस पे जैसे इंसिडेंट करे उस मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, गेट इजेक्टेड। गेट इजेक्टेड का मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उस मेटल सरफेस से, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं तो ये सारे फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक बार हम फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पहले एक मेटल सरफेस लेना है, और उस मेटल सरफेस में सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होंगे। फिर आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट इंसिडेंट कराना है उस मेटल सरफेस पे, और उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो रेडिएशन ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ कम होना चाहिए। फिर जैसे ही आप उस मेटल सरफेस पे गिरा रहे होगे वहां पे पता चलेगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट कर जाएंगे उस मेटल सरफेस से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे फिनोमेना के हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी डेफिनेशन है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही होता है।
अब मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस तो कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मेन पार्ट हो जाता है कि सपोज दैट मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले उसका एक नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो सबके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ओके, तो मैं इस चीज के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली में फोटॉन्स क्या होते हैं। तो अगर आप फोटॉन्स के बारे में कंप्लीटली नोइंग होंगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी पता चल जाएगी, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट भी पता चल सकती है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक चीजें देखते हैं। अब पॉइंट ये भी है कि अगर सपोज दैट जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट करके बाहर जा रहे हैं तो उनके पास कोई एक काइनेटिक एनर्जी होगी, या सपोज दैट उनके पास कोई एक एनर्जी होगी। तो एनर्जी का अमाउंट क्या होगा या उनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या अमाउंट होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके पॉइंट्स के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड व्हाट इज द एनर्जी फॉर फाइंडिंग व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये सारी क्वेश्चंस यहीं से बन रहे होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी फोटॉन की एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और आपको पता है कि आप ये भी लिख सकते हो H इंटू एफ। तो F का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप C अपॉन लैम्डा भी लिखते हो, दैट्स द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आपसे, ये तो मैं आपको शॉर्टकट के लिए बता दे रहा हूं, अभी इस चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि H क्या होता है, C क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, H क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज फोटॉन। फोटॉन के बारे में जैसे ही नोन हो जाएंगे तो मैं आपको फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको डिटेल वर्जन में बता रहा हूँ कि ये एनर्जी एच सी बाई लैम्डा क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है। ओके, सो वीडियो में बने रहो। तो हम फोटॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फोटॉन्स क्या होता है, तो मेरा मानना है कि सपोज दैट अगर कोई मैटर है, तो मैटर है तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको हम बोल देते हैं एटम। ठीक है, और इसके भी आप बाई पार्टिकल्स में जाओगे, इससे भी छोटे, तो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाते। ऐसा आपने सबने सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा। सिमिलर केस में मेरा कहना है कि फोटॉन्स क्या होता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। देखिए मैं आपको चीज बता रहा था कि हमारा जो रेडिएशन ऑफ लाइट होता है वो दो नेचर को शो करता है। एक क्या आपका एक तो पार्टिकल नेचर शो करता है और एक वेव नेचर शो करता है। सो पार्टिकल नेचर जो शो करता है उसके बारे में तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट द रीजन कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटॉन्स के बारे में स्टडी करना। तो दैट द रीजन कि हम फोटॉन्स के बारे में कंप्लीटली नॉलेज आपको दे रहे होंगे। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स कुछ नहीं होता, जस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ लाइट। जो भी लाइट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। दैट द रीजन कि लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। अब देखिए इन फोटॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि प्लैंक जो थे उन्होंने इसको क्या बोला कि वेव पैकेट्स। उन्होंने बोला कि लाइट का जो रेडिएशन ऑफ लाइट होता है वो एक वेव पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ रखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इसका डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो उन्होंने इसको क्या बोला कि ये एक वेव पैकेट्स। फिर आइंस्टीन सर ने क्या किया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, उन्होंने कहा कि ये हमारी एक एनर्जी पैकेट्स है। सपोज दैट जैसे होता है ना कि भाई किसी भी बिस्किट का जो पैकेट होता है, सिमिलर केस में कि जो रे ऑफ लाइट, आपकी रेडिएशन ऑफ लाइट जो ट्रेवल करती है वो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही होगी। दैट्स द रीजन कि किसी ने उसको बोल दिया वेव पैकेट्स है, किसी ने बोल दिया एनर्जी पैकेट है, और किसी ने बोल दिया फोटॉन्स है। ठीक है, और एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्या बोला था कि क्वांटा, और क्वांटा को अपन क्या बोलते हैं, नेम ऑफ फोटॉन। आपको पता होगा जैसे कि अभी यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि सपोज दैट पॉइंट ये है कि भाई आप फोटॉन्स फोटॉन्स बोलना थोड़ा सा चीप सा हो जाता है, ऐसा भी मेरा मानना है, या लोग ऐसा बोलते नहीं है, फोटॉन थोड़ा सा चीप हो जाता है। दैट्स द रीजन कि हमने फोटॉन को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म दिया कि इसको हम क्वांटा बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अपन फोटॉन को यहाँ पे क्वांटा बोल रहे होते हैं। लेकिन बात यही है कि देखिए बात को बदलने से जज्बात नहीं बदल जाते, बात तो वही होती है। तो सिमिलर केस में आप देख सकते हो कि फोटॉन्स को आप वेव पैकेट्स भी बोल सकते हो, एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हो। हालांकि मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस चीज को डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जाना। सपोज जैसे प्लैंक कांस्टेंट जो प्लैंक सर थे, उन्होंने इसको वेव पैकेट्स के नाम से जाना, आइंस्टीन ने इसको एनर्जी पैकेट्स के नाम से बोला। ठीक है, और आपने नेम ऑफ फोटॉन को आप क्वांटा भी बोल रहे हो, दैट मीन्स की बात वही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम से अपन जान रहे हैं। तो दैट रीजन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फोटॉन्स क्या है एक्चुअली,
इट इज द लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन, मतलब कि वो लाइट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कंसिस्ट कर रही होती है उसी को अपन फोटॉन्स बोलते हैं। इट्स नथिंग, यही है पार्ट। सो अब पार्ट होता है कि फोटॉन्स के बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो पॉइंट ये उठता है कि द मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। ये पार्ट क्या होता है मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, फोटॉन का कोई भी डेफिनेट मास नहीं है, या इसका मास आप डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज दैट आपको पता है कि सारी चीजों का मास निकालने का एक क्राइटेरिया जो होता है, जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने भाई पढ़ रखा होगा ना, कि अगर किसी भी चीज के मास को निकालना है वहां पे आप अप्लाई कर रहे होते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से चीजों को परस्यू करा रहे होते हो, या फिर वेट के लिए कैसे मास का कनेक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको पता है मैकेनिक्स सेक्शन में। तो इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि द मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फॉर्म में जैसे अपन मास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे फोटॉन का मास ही डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स कि मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स के वे में मुझे मास ऑफ फोटॉन डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हालांकि मुझे इतना पता है कि द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। अगर आपका फोटॉन रेस्ट पे है तो उस टाइम पे फोटॉन का मास क्या होगा, जीरो होगा, हमें ये पता है। लेकिन अगर हमारा फोटॉन ट्रेवल कर रहा है या मूवेबल फॉर्म में है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि उस फोटॉन का मास क्या है। तो ये सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस करके लिख दिया है। आपसे कभी भी इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड। बट अगर आपसे पूछे कि अगर कोई फोटॉन रेस्ट पे है तो उस टाइम मास ऑफ फोटॉन क्या है, तो आप सिमिलरली इसको बोल सकते हो कि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, कि जब आपका फोटॉन रेस्ट पे हो तो उस टाइम उसका मास क्या होता है, वही जीरो होता है। ओके, सो पॉइंट 3 पे चलते हैं कि ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विद, भाई यहां पे फिल कर सकते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। भाई स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में चल रहा है फोटॉन्स भी आपका, ठीक है। फिर पॉइंट 4 आपका क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ फोटॉन इज कांस्टेंट फॉर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि जो भी आपका फोटॉन की स्पीड है वो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सपोज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आप कभी मूव कर रहे हो तो उस समय आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूवेबल का है, आप कभी रेस्ट पार्ट पे हो तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है। तो आप आइदर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टारगेट कर रहे होगे, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फोटॉन की स्पीड क्या हो रही होगी, कांस्टेंट हो रही होगी, कभी भी वेरी नहीं करेगी बाय वेरिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा होता है ना कि भाई कोई भी आपसे पूछता है कि अगर स्पीड ऑफ फोटॉन क्या चेंज हो रहा होगा बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल रहे हो फिर भी स्पीड ऑफ फोटॉन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है फोटॉन का, तो आपको ऐसे ही जानना होगा। पॉइंट 5 है कि फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। दैट मींस किसके पास ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मींस कि फोटॉन्स आर फ्री, भाई पूरी तरह से फ्री है, ये न्यूट्रल इन नेचर है, पूरी तरह से न्यूट्रल। इनके पास ना पॉजिटिव का दबाव है ना तो नेगेटिव का दबाव है, ये दे आर टोटली न्यूट्रल इन द नेचर। सो पॉइंट 6 हमारा आ जाता है कि ईच फोटॉन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। ये पॉइंट आपका थोड़ा सा अच्छा होने वाला है कि ईच फोटॉन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड अ डेफिनेट मोमेंटम। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक फोटॉन के पास एनर्जी का क्या मतलब हुआ, मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज मैंने आपसे क्लियर करी थी, मैं फिर से आपको डायग्राम के माध्यम से बता सकता हूं। ये हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, आपने मान लिया कि ये कोई एक मेटल सरफेस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और आपने क्या किया, कोई एक रेडिएशन ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कराया जो कि हाई फ्रीक्वेंसी विथ लो वेवलेंथ। अब जैसे ये इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे इंसिडेंट होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर की तरफ भागेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फोटॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है भाई। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब जैसा आपका जो फोटॉन यहाँ पे हो, जो चीजें बाहर निकल रही हैं, तो उसके पास एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी का क्या अमाउंट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन निकल के आता है E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। भाई इसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। ओके, ये हमारा लैम्डा है।
अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एच क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एच को अपन बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। सो क्या बोलते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है फिर भी जान लो, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं, तो इसकी एच की वैल्यू क्या हो जाती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू, इसको आप अभी याद कर लो, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट और आ जाता है, मैं आपसे डिस्कस कर दूं अगर, कि सपोज अगर इलेक्ट्रॉन एच सी अपॉन लैम्डा में है, लेकिन अगर आपका लैम्डा, जिसको अपन क्या बोलते हैं वेवलेंथ, इफ, यहां से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इफ लैम्डा आपका किसमें दिया हो, नैनोमीटर में, किसमें दिया हो, नैनोमीटर में। अगर आपका लैम्डा नैनोमीटर में दिया हो तो आप एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां पे उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा, और जो कि लैम्डा किसमें होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब लैम्डा किसमें दिया हो, नैनोमीटर में, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कंप्लीट यूनिट आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ओके, और फिर यहीं से एक फॉर्मूला और आ जाता है कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होता है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी प्लेस नहीं है, यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं इस पार्ट पे, यहाँ पे, कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन, या मोमेंटम को आप क्या बोलते हो भाई, पी बोलते हो ना, ये तो पता ही होगा सबको, इतना तो पता होगा भाई। मोमेंटम को क्या बोलते हो, पी। तो पी की फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा, तो ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नोट साथ साथ भाई बनाओगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन निकालना है तो एच अपॉन लैम्डा। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, लैम्डा वेवलेंथ, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और इन कांस्टेंट वैल्यूज को कैसे रखना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि ऑल कोलिजन्स बिटवीन अ फोटॉन एंड अ मैटर पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये आपसे बोल रहा है परफेक्टली इलास्टिक, दैट मींस कि इसको हाईलाइट करके रखा है, दैट मींस कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई मोमेंटम भी इनिशियल है और कोई मोमेंटम भी फाइनल है तो दोनों इक्वल होता है, यही इलास्टिक का नेचर होता है। दैट मींस कि वो अपने फिर से मतलब मेन पोजीशन, सपोज दैट जिसका एक होता है नेचुरल पोजीशन, और नेचुरल पोजीशन से आप उसके एक्सट्रीम पोजीशन को बढ़ा रहे हो। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक का मैं ये भी पार्ट बता देता हूं। आप रबर का एग्जांपल ले रहे हो या आप स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहे हो। अब सपोज दैट अगर ये आपकी यहाँ पे, सॉरी आपको व्यू नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट ये आपकी कोई स्प्रिंग, ये आपकी कोई स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग अभी कॉन्स्टेंटली अपनी नेचुरल पोजीशन पर रखी हुई है, इसकी क्या सी पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन। अब आप यहाँ पे कोई एफ फोर्सेस स्प्रिंग को खींच रहे हो, अब जैसे ही खींचोगे तो इसके बीच में एक्सटेंशन होगा, ये चीजें एक्सपैंड हो रही होगी। अब सपोज दैट ये स्प्रिंग अगर एक्सपैंड होती है थोड़ा सा, तो एटलीस्ट इसका पोजीशन, अब मेन पोजीशन ये वाला हो जाएगा, थोड़ा सा पोजीशन ये इतना वाला पोजीशन बढ़ गया, तो आप देख रहे होगे कि ये अपनी नेचुरल पोजीशन को छोड़ करके थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे इस फोर्स को आप रिड्यूस करोगे फिर से अपनी किसमें चला जाएगा, नेचुरल पोजीशन में। ये होता है इलास्टिक। दैट मीन्स कि वो अपने पुराने वाले स्टेट में फिर से अगर गेन हो जा रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आपका इलास्टिक इन नेचर है, उसी को अपन परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या होता है इस जगह पे, इक्वल। कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी दो फोटॉन को आपस में टकराते हो, ठीक है, उस टकराने के बाद दोनों फोटॉन का मोमेंटम इनिशियल निकालोगे, फाइनल निकालोगे, तो क्या आएगा भाई, इक्वल आएगा। और वही अगर मोमेंटम इक्वल आ रहा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या आने वाली है भाई, इक्वल आने वाली है। इसी को अपन बोल रहे होते हैं कि दैट आर टोटली परफेक्टली इलास्टिक। दैट मींस ऑल कोलिजन बिटवीन अ फोटॉन एंड अ मेटल पार्टिकल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। दैट्स द रीजन हम ये पॉइंट को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आपसे। लेकिन पॉइंट ये है कि फोटॉन तो भाई, अगर फोटॉन एक तो इमिट नहीं होगा, मैक्सिमम अमाउंट में इमिट होगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सिंगल फोटॉन की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो दैट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अ सिंगल फोटॉन, इट इज अप्लीकेबल फॉर अ होल सिस्टम। दैट मीन्स हम यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं, नॉट अ भाई एलविस ज्यादा वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, नॉट अ पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन की भाई एक फोटॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैक्सिमम कुछ टोटल सिस्टम में जितने फोटॉन इमिट हो रहे हैं उसकी मोमेंटम इनिशियल और फाइनल की इक्वल कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को इक्वल कर रहा है। दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द total system of the potential total system of the momentum and total system of the kinetic energy.
नॉट अ इवन सिंगुलर टर्म ऑफ फोटॉन, ठीक है, सिंगुलर टर्म पे कोई बात नहीं हो रही है, टोटल सिस्टम पे बात हो रही है। ओके, तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, पॉइंट 8 विच इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लेक्चर। ये मोर इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई इस लेक्चर के लिए। सो अब क्या है इसमें कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट मीन्स की लाइट, भाई देखो रेडिएशन को अपन लाइट बोलते हैं, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। इस पूरे लेक्चर में अगर जब कभी भी रेडिएशन का जिक्र होगा तो आपको लाइट याद आनी चाहिए, ठीक है, जैसे आपको उनकी याद आती है, सिमिलर केस में आपको अगर रेडिएशन की याद आती है तो आपको लाइट की भी याद आनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स क्या बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर आप रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस। ओके, तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज हो गए, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डज नॉट चेंज। अच्छा, ये सेंटेंस आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फील करा देना चाहता हूं। सपोज दैट कि अब ये बात किस बात की कह रहा है भाई, ये हमारा क्या है, मेटल सरफेस। सभी देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस यही है। मैं आपसे इस स्लाइड पे भी डिस्कस कर रहा हूं, उसके पहले वाले स्लाइड पे भी डिस्कस किया, उसके भी पहले वाले स्लाइड पे मैंने आपसे डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो इस पॉइंट पे मेटल सरफेस आपको लेना है, आपको पता है मेटल सरफेस है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आपको क्या करना है, कोई रेडिएशन ऑफ लाइट इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराना है, विच इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए। अब जैसे इस मेटल सरफेस वो इंसिडेंट होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होकर बाहर निकल गए। ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप, अब देखो भाई जो रेडिएशन ऑफ लाइट आ रही है, मैंने आपसे बताया ना कि रेडिएशन ऑफ लाइट, लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो लाइट का पार्टिकल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। भाई ये चीजें मैं डिस्कस किया हूं आपसे, लाइट के पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। भाई लिख लो, इसको याद कर लो पूरी तरह से, ठीक है। तो लाइट के पार्टिकल्स को अपन बोल रहे होते हैं फोटॉन। अब क्या है कि जो रेडिएशन ऑफ लाइट तुमने यहां पे इंसिडेंट करा रखी है मेटल सरफेस पे, दैट मींस कि ये भी क्या कर इमिट कर रहा है, भाई रेडिएशन ऑफ लाइट भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल को अपन बोलते हैं फोटॉन्स। दैट मींस कि जो रेडिएशन ऑफ लाइट यहां पे इमिट हो रही है मेटल सरफेस पे, वो एक फोटॉन्स ही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसके पास, नंबर ऑफ फोटॉन्स, वेव पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, यही मिलकर रेडिएशन ऑफ लाइट बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को मिलके ही यहां पे क्या बन रहा है, ये रेडिएशन ऑफ बन रहा है, ठीक है, जिसको हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं मेटल सरफेस पे। सो पॉइंट ये उठ रहा है यहां पे कि अगर हम इस रेडिएशन ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो भाई अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम निकलेंगे ना, यही तो पॉइंट है। अगर ज्यादा एनर्जी में इंसिडेंट करा रहोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में निकलेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ज्यादा करंट डेवलप हो रहा होगा। सभी को पता है जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा ना भाई। तो पॉइंट ये है कि जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ रहे हैं तो भाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन, इज इट पॉसिबल कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन भी बढ़ रही होगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सपोज दैट आप जैसे ही यहां पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं सुनहरे शब्दों में कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी मैक्सिमम निकल रहे होंगे। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि एनर्जी का जो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, जो आपकी फोटॉन सिंगल फोटॉन मिलके जो एक रेडिएशन ऑफ लाइट बना रहे हैं, क्या ईच फोटॉन की एनर्जी भी बढ़ रही होगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। आपका ईच फोटॉन की एनर्जी क्या हो रही होगी, सेम रहेगी फॉर होल केस। आप कितना भी बढ़ा लो इंटेंसिटी, कितनी भी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा लो, उससे आपके नंबर ऑफ फोटॉन तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ईच फोटॉन के वैल्यू में या ईच फोटॉन के एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा, जैसा पहले था वैसा बाद में भी होगा। ओके, तो इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं, जो कि मैक्सिमम बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए, ये चीजें मैं प्रैक्टिकली आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करा देता हूं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब सपोज दैट मैंने क्या किया कि एक बल्ब ले लिया, ये हमारा क्या है भाई,
भाई शेप सही है, मान लो बल्ब, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ये हमारा बल्ब है और भाई ये भी हमारा बल्ब है हमारे पास। इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दिया, दोनों हमारे बल्ब है। और हमने एक कंडीशन दे दी कि दोनों का वेवलेंथ क्या है, सेम, मतलब लैम्डा क्या है भाई, सेम है। और ये भी क्या है भाई, पीलू वाला बल्ब, येलो वाला बल्ब है। और ये भी हमारा क्या है, येलो वाला बल्ब है। दैट मीन्स कि भाई पता है ना, वेवलेंथ सेम है तो सेम भाई कलर भी तो सेम होगा, क्योंकि कलर किससे चेंज होता है, लैम्डा से, वेवलेंथ से ही वेरी होता है ना। तो यानी कि दोनों का कलर क्या है भाई, सेम है। दैट मीन्स कि लैम्डा भी क्या है, सेम है। लेकिन पॉइंट ये है कि बल्ब ए 50 वाट का है और बल्ब बी 100 वाट का है। अब देखो मैं आपको ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट लिखा था, इसको कैसे प्रूफ करना है, मैं उस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करा रहा हूं आप। तो 50 वाट और 100 वाट का क्या मतलब है, ये क्या है भाई, इंटेंसिटी, औकात है बल्ब की। इंटेंसिटी क्या होती है भाई, औकात, जैसे हमारी आपकी औकात है। सिमिलर केस में दोनों बल्ब की भी औकात है कि बल्ब ए का 50 वाट है और बल्ब बी का 100 वाट। ये किसकी बात कर रहा है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है। अब इसकी इंटेंसिटी क्या है भाई, ज्यादा, और इसकी इंटेंसिटी क्या है भाई, लो है, कम है। तो भाई जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा, दैट मीन्स कि ये वाला बल्ब क्या कर रहा होगा, ज्यादा फोटोन इमिट कर रहा होगा। कितना, बहुत सारे फोटोन इमिट कर रहा होगा। और जो 50 वाट वाला बल्ब है, ये लगभग 2-3 सपोज दैट इतने ही फोटोन इमिट कर रहा है। मतलब जिसकी इंटेंसिटी कम, उसका नंबर ऑफ फोटोन कम, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा, उसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा। ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि आप सपोज दैट ये स्पेसिफिक फोटोन, ये स्पेसिफिक फोटोन, ये स्पेसिफिक फोटोन, अब सारे स्पेसिफिक फोटोन की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, कोई वेरिएंस नहीं आ रहा है। अब 100 वाट वाले फोटोन की भी एनर्जी आप निकाल लो, एच सी बाई लैम्डा ही आ रही होगी। और 50 वाट वाली, इस वाली इंटेंसिटी का भी आप एनर्जी निकाल लो, इसका भी एच सी बाई लैम्डा ही आ रहा होगा। दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन तो बढ़ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से फोटोन के एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। फोटोन की एनर्जी सेम होती है, लेकिन उसके इंटेंसिटी के बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, बस यही चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट मींस लाइट, the number of photon increases but the energy of each photon does not change. That means कि फोटॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है कि दोनों का वेवलेंथ सेम है। अगर आप वेवलेंथ चेंज कर दे रहे हो तो उनके कलर के बीच में डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर वहां पे ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। ये पॉइंट तभी वैलिड है जब दोनों ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी क्या है भाई, डिफरेंट हो, और उसका लैम्डा दैट मींस वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, तभी ये चीजें पॉसिबल है। ओके, तो ये फोटॉन्स के बीच का कैरेक्टरिस्टिक हमने पूरी अच्छे लेवल पे आपसे डिस्कस कर ली है। सो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करना चाहेंगे और आपको बता देना चाहते हैं कि आप साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर लो, तो दिस इज गुड फॉर एवरीवन। अगर आपने नोट्स को प्रिपेयर नहीं करा है तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दिया जाएगा, आप उस पर ऐड होकर के और इस लेक्चर के स्लाइड नोट्स को वहां से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। और सेकेंडरी, आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे होता है, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो रही होती है, मिनिमम कब हो रही होती है। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने रहेंगे, तो स्टे ट्यून, आप लोग बने रहोगे चैनल पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो कि इससे मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड में भी कह सकता हूं आते हैं, और सीयूटी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल, माय सेल्फ अभिषेक द्विवेदी। और आज का वीडियो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 1 होने वाला है, जिसमें हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। सो बिना लेट के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के नोट्स को टेलीग्राम सेक्शन पे जाकर कर सकते हो, और साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ आप नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो बिना देर के हम लेक्चर को परस्यू कर सकते हैं।
सो चैप्टर का नाम है हमारे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दैट मीन्स कि हम मैटर के दो नेचर के बारे